देखिए, प्रधानमंत्री की एक खासियत है ना, जब भी हमारे देश के खिलाड़ी या एथलीट्स देश का नाम रोशन करते हैं तो उनकी हौसला अफजाई करने के लिए पहुंच जाते हैं। मुलाकात हो रही है चेस में गोल्ड मेडल जीतने वालों के साथ, वही सुनाते हैं आपको। पर हमारी ओपन टीम ने तो सर मतलब मैं क्या ही बताऊं। आई थिंक गुकेश बीइंग ऑन बोर्ड वन वाज बेटर टू आंसर दैट, पर वो भाग के ले गए। Yeah, this experience was really a great team effort. Every single one of us was in like excellent form, and we were all super motivated because in the 2022 Olympiad we were very close to winning the gold medal. But then there was one game which I had played and I could have won, which would have guaranteed gold medal. I unfortunately lost that game, and it was heartbreaking for everyone. So this time we were all super motivated, and from the start we were like, we are going to win this for the team, and yeah, really glad. अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि कभी एआई का उपयोग करके आप लोग अपनी गेम को करेक्ट कर सकते हैं या दूसरे की गेम को समझ सके? Yes, sir. With AI, the chess has evolved. There has been new technology, and the computers have become much stronger now. And it is showing a lot of new ideas in chess, and we are still learning from it. And I think there is a lot to learn from it. सर आई थिंक अभी ऐसा हो गया है कि एआई के टूल्स सबको अवेलेबल हो गए हैं क्योंकि डेमोक्रेटाइज हो गया है, और अभी हम जरूर प्रिपरेशन में यूज करते हैं। बताइए। कुछ नहीं सर, द एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ नहीं, ऐसे ही जीत लिए। हैं? ऐसे ही आ गया, गोल आ गया। नहीं सर, ऐसे नहीं आ गया, बहुत मेहनत किया है। आई थिंक मेरे सारे टीममेट्स ने, इवन मेंस ने बहुत हार्ड वर्क किया है टू फाइनली गेट टू द स्टेज। मैंने देखा आप में से कईयों के पिता माता डॉक्टर है। पेरेंट्स दोनों डॉक्टर है और मेरी बहन भी डॉक्टर है। हैं? तो जब मैं बचपन में उन्हें दिखता था कि उनको कभी रात को 2 बजे फोन आ गया पेशेंट का, जाना पड़ता था, मुझे लगा मैं जो करियर लूंगा थोड़ा और स्टेबल लूंगा, पर मुझे लगा नहीं था स्पोर्ट्स में और दौड़ना पड़ेगा। सर मैंने हमेशा देखा है कि आप हर स्पोर्ट और हर स्पोर्ट पर्सन को इतना इनकरेज करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्पोर्ट्स से बहुत बड़ा लगाव है, हर एक स्पोर्ट से, और मैं उसकी स्टोरी जानना चाहती हूँ। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मैं ये इतना समझता हूँ कि कोई देश विकसित बनता है तो सिर्फ खजाने से नहीं बनता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, कितने उद्योग हैं, जीडीपी कितना, इतने से नहीं बनता है। हर फील्ड में वो दुनिया में महारत होनी चाहिए। अगर फिल्म इंडस्ट्री है तो मैक्सिमम ऑस्कार हमारे यहाँ कैसे आते हैं, अगर साइंटिस्ट हैं या और किसी फील्ड में तो मैक्सिमम नोबेल हमारे पास कैसे आते हैं, वैसे ही खेल में भी मैक्सिमम गोल्ड हमारे बच्चे कैसे लाएं। ये जब होता है इतने सारे वर्टिकल, तब देश महान बनता है। मैं जब गुजरात में था तब भी मैं एक खेल महाकुंभ चलाता था, लाखों बच्चे खेलते थे उसमें, तो मैं बड़ी आयु के लोगों को भी खेलने के लिए प्रेरित करता था, तो उसमें से अच्छे बच्चे आगे आने लग गए। मेरा ये विश्वास है कि हमारे देश के नौजवानों के पास सामर्थ्य है। दूसरा मेरा मत है कि देश में समाज जीवन का जो अच्छा वातावरण बनाना है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको कहते हैं, वो सिर्फ स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए नहीं है, वो कल्चर होना चाहिए, समाज जीवन में कल्चर होना चाहिए। हर रोज इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे लिए कि ये प्रेशर सिचुएशंस कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, कोई भी खेल क्यों ना हो, कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करती है जी। में से बहुत लोग होंगे जो फिजिकल फिटनेस के लिए आपकी ट्रेनिंग होती होगी, आपके लिए खान पान के लिए बताया जाता होगा, भाई ये चीजें खाइए, ये चीजें खेलने से पहले इतना खाइए, मत खाइए, सब बताया जाता होगा आपको। मैं समझता हूं कि अगर हम इन चीजों की आदत अगर डेवलप करते हैं तो इन सारी समस्याओं का पचा जाते हैं। देखिए, डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बहुत इंफॉर्मेशन, और पॉजिटिव नेगेटिव सब होनी चाहिए।
आपको पसंद आता है ऐसा ही सुनने का आदत लगती है। मनुष्य का स्वभाव होता है, जो अच्छा लगता है वही सुनता है, तो वो फिर डिसीजन में गलती होती है। लेकिन आप हर प्रकार की चीज को सुनते हैं, हर प्रकार की चीजों को जानने का प्रयास करते हैं और खुद एनालाइज करते हैं, और कहीं समझ नहीं आए तो बिना संकोच किसी जानकार को पूछते हैं, तो फिर आपको कठिनाई कम आती है। और मैं मानता हूं कि कुछ तो अनुभव से आ जाता है, और जैसा मैंने कहा कि योगा, मेडिटेशन, इसकी सचमुच में बहुत ताकत है जी। सर हम अभी 2 हफ्ते खेले तो अभी पूरा थक गए, पर आप सालों साल दिन भर इतना काम करते, इतने मतलब पूरा ब्रेक भी नहीं लेते, તમે કેવી રીતે व्हाट्स द सीक्रेट सर फॉर योर एनर्जी? आप इतना जानते हो एंड देन ऑल्सो यू आर ओपन टू लर्निंग एंड ओपन टू द वर्ल्ड, और आप हमेशा हर स्पोर्ट पर्सन को आई थिंक इतने जोश से भर देते हो टू परफॉर्म। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप हम सबको एक एडवाइस देना चाहो, आप जहाँ चेस को देखना, शतरंज को देखना चाहते हो। देखिए ऐसा है, जीवन में कभी संतोष मत मांगिए, सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए किसी चीज का, वरना फिर नींद आना शुरू हो जाता है। तभी आप आलस 3 आ घंटा जाता सोते हैं सर। हाँ। आप सिर्फ 3 घंटा सोते हैं। हमारे भीतर एक भूख रहनी चाहिए, बहुत कुछ नया करने की, कुछ ज्यादा करने की। हम लोग सभी टूर्नामेंट तभी जीते थे, और हम लोग बस में से आ रहे थे और आपका स्पीच हम लोग लाइव देख रहे थे, और आपने वहां पे अनाउंस कर दिया वर्ल्ड में कि भारत ने ये ऐतिहासिक 2 गोल्ड मेडल जीते, और हम सब लोग उस टाइम साथ में बस थे। हमें इतनी खुशी हुई सबको कि आपने ये आपके स्पीच में अनाउंस कर दिया पूरे दुनिया के सामने। मैं 98 में मैंने फर्स्ट ओलंपियाड खेला, और उस टाइम पे गैरी कास्परोव, कार्पोव ये सब लोग खेलते थे, और हम लोग उनका साइन लेने के लिए दौड़ते थे, ऑटोग्राफ। इंडिया का तब रैंकिंग बहुत नीचे था, और इस टाइम पे जब मैं कोच बन के गया था और मैं देखता था कि गुकेश आ रहा है, प्रज्ञानंद आ रहा है, अर्जुन आ रहा है, दिव्या आ रही है, हरिका आ रही है, और लोग उनका साइन लेने के लिए अब दौड़ रहे हैं। तो ये जो बदलाव और ये जो कॉन्फिडेंस नए फील्ड में आया है नए बच्चों में, आई थिंक वो आपका जो विजन है कि इंडिया नंबर 1 होना चाहिए, आई थिंक ये बदलाव आ रहा है। सर थैंक यू सो मच, आपने इतने शॉर्ट नोटिस में, आप यूएस में थे और आपने इतना टाइम, आपका वैल्यूएबल टाइम निकाला हमसे मिलने के लिए। हम बहुत भी मोटिवेट हो गए। मेरा वैल्यू आप ही है। आई थिंक हमें ही नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी चेस जो खेलते हैं अभी उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन हो गए कि वो अच्छा खेले और आपको आगे मिले, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन। नहीं, ये बात सही है जी। कभी कभी ये देखने से पता चलता है इनको कि हाँ यार, अपने लोग कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। मैंने एक बार गुजरात में बहुत बड़ा चेस का इवेंट किया था जब मैं मुख्यमंत्री था, तो 20,000 लोग उसमें एक साथ चेस एक खेले साथ थे। खेले थे। और सर उसमें उस टाइम पे इसमें से बहुत सारे लोग चेस नहीं खेलते थे। नहीं, तब तो इनमें से कईयों का जन्म भी नहीं हुआ होगा जी। तब भी लोगों को आश्चर्य होता है क्या मोदी जी ये कर रहे। अच्छा, 20,000 को बिठाने की जगह भी चाहिए, तो बहुत बड़ा पंडाल बनाया था मैंने। तो हमारे अफसर लोग भी कहते थे साहब अब ये इसके लिए इतना खर्चा, मैंने कहा इसी के लिए खर्चा करूंगा मैं। सर आपने जब इतना मुझे एनकरेज किया ये, तो मैं इतना खुश हो गई थी कि मैंने कहा अब तो मुझे पूरी जान लगा देनी है चेस में, और मुझे अब तो इंडिया के लिए हर समय मेडल जीतना है। वाह। और मुझे मतलब मैं तब बहुत ज्यादा ही खुश थी। और फिर तब आपने तो उसी में थी तुम। हाँ। और ये तब आपने साइमल ऑर्गेनाइज किया था, बहुत सारी लड़कियां खेल रही थी तब। वाह। तो उस समय तुम्हें वहां कैसे ले आए थे? तब मैं एशियन अंडर 9 जीती थी, तो किसी ने मेरी मम्मी से कहा कि बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है गुजरात में, गांधीनगर में, तो मुझे तब बुलाया था। तो ये मैं रख सकता हूँ ना? यस सर। प्रेम करवाना था, बट इतना प्रेम करवा के देना था आपको, बट नहीं बेटा, कोई चिंता नहीं। हाँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी मेमोरी है। तो ये शाल रखा है कि नहीं रखा है? यस सर, रखा है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप खूब प्रगति करिए।
तो 45वें चेस ओलंपियाड के जो चैंपियंस हैं उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने खास बातचीत की और ये शगुफ्ता सबसे खास बात है 97 इयर्स के बाद हमने पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और देखिए सिर्फ बातचीत नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन है, ये जीत का मंत्र है जो अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन एथलीट्स को देते हैं। उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिल के बहुत करीब है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग पॉजिटिव, ये आपकी लाइफ का मंत्र होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आप काम करें, कहीं भी आप काम करें, आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या बात है। बिल्कुल, चलिए अब खबरों में भी आगे बढ़ जाते हैं। लौटता हुआ मानसून इन दिनों देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश कर रहा है। कल मुंबई में दिन भर जबरदस्त बारिश हुई। आज भी मुंबई में बारिश का अलर्ट है। हालांकि सुबह से मुंबई में बादल तो हैं, लेकिन बारिश थमी हुई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। ज्यादा बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हल्द्वानी में पानी के तेज बहाव में एक जेसीबी मशीन फंस गई। जेसीबी के ड्राइवर और हेल्पर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। टिहरी में भी बारिश से नदियां उफान पर है। नदी के आसपास वाले इलाकों में पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल होने को बेताब है। वहीं बागेश्वर में भी जोरदार बारिश हो रही है। चंडीगढ़ में भी हाल कुछ ऐसा ही है, जहां आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि देश के ज्यादातर इलाकों में मानसूनी बारिश पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब लौटता हुआ मानसून कुछ इलाकों में चुनौतियां लेकर आया है। हालांकि कुछ जगहों पर इस बारिश ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत भी दी है। और देखिए बारिश ने कल सबसे ज्यादा मुंबई वालों को परेशान किया। कल देर शाम मुंबई में बादलों का आउट ऑफ कंट्रोल रूप दिखाई दिया। कल देर रात तक मुंबई में बादल बरसते रहे, जगह जगह पानी भर गया। मुंबई लोकल की रफ्तार धीमी पड़ गई। लोगों को घर पहुंचने में तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। यही नहीं, लगातार बारिश के बाद बीएमसी भी अलर्ट मोड में आ गई। लेकिन आज सुबह से मुंबई में बारिश थम गई है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो मुंबई के लिए आज भी बादल मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। मुंबई की ये 7 तस्वीरें आपको बता रही हैं कि कल से अब तक यहां मौसम ने कैसे जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। मुंबई के साथ पुणे की तस्वीर भी है, जमकर बारिश हुई है। दोनों ही जगहों के लिए पहले मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था, लेकिन अब उसे ऑरेंज अलर्ट में बदल दिया है। एहतियातन मुंबई में आज स्कूलों को बंद किया गया है। लोगों को बहुत जरूरी होने पर ही घरों से निकलने के लिए सलाह दी गई है। तो कल कैसे दिन भर बादलों से पानी। मुंबई के नेहरू नगर स्थित इस रोड पर जहां पर आप देख सकते हैं 1 बजे रात में भी करीब 2 से 3 फीट पानी अभी भी जमा हुआ है। जो बड़ी गाड़ियां हैं वो तो निकल जा रही है, लेकिन जो छोटी गाड़ियां वो जहां तहां बंद पड़ी हुई है। आपको बता दें मौसम विभाग ने आज मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया है। चेंबूर इलाके का हाल देखिए, सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी जमा है और लोग इसी गंदे पानी में चलने को मजबूर हैं। दुकानदार अपने सामान सुरक्षित जगह लेकर जा रहे हैं क्योंकि उनकी दुकानों में पानी भर गया है। ये हाल एपीएमसी मंडी के आसपास इलाके का है, जहां लगातार बारिश की वजह से तमाम रास्तों पर पानी भर गया। और ये तस्वीर है चूना भट्टी रेलवे स्टेशन की, जहां बुधवार को बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। लिहाजा ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई और लोग परेशान नजर आए। डोंबिवली से कलीना मार्केट आया था अपना सामान लेने और जीटीबी में एक काम था। इधर पे मेरी गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी मैंने लगा दी, ट्रेन पकड़ा तो ये ट्रेन अभी जीटीबी से चूना भट्टी के बीच में रुक गई है। आगे पीछे ना कोई, अभी कुर्ला तक जाने को भी इधर से 2200 रुपए कैब वाले मांग रहे। अभी सोच रहा हूँ इधर रुकू क्या पैदल जाऊँ। कुर्ला तक कैसे भी छोड़ दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। एक कैसे नहीं है खाली, बहुत से जन कुर्ला में फंसे हुए, कुर्ला तक चले जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये नजारा कुर्ला रेलवे स्टेशन के बाहर का है। रात के 12 बजे के आसपास घर जाने के लिए लोगों के पास कोई साधन नहीं था, जिससे लोग मुश्किल में दिखे। कुछ ऐसा ही हाल रेलवे स्टेशन के भीतर भी था। रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। जितने लोग प्लेटफॉर्म पर थे, उससे ज्यादा प्लेटफॉर्म पर आने का इंतजार कर रहे थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या फिर पर्सनल व्हीकल, लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें कुर्ला ब्रिज की हैं, जहां गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई। बारिश की वजह से सड़कों पर लंबा जाम रहा, लोगों को मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ा। कमोबेश यही हाल हर जगह नजर आया। ये तस्वीरें बीकेसी इलाके की हैं, जहां सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। जहां पहुंचने में लोगों को 20 से 25 मिनट का वक्त लगता था, वहां पहुंचने में उन्हें 2.5 से 3 घंटे लग गए।
मैं यहाँ फंसा हूँ 2 घंटे से। 2 घंटे से माहिम से यहाँ तक आया 2 घंटे, कस्टमर छोड़ के रोड गाड़ी चला गया, वापस में जा रहा हूँ चेंबूर अभी। और उसको जहाँ ड्रॉप करना था कुर्ला बेस्ट में 20 मिनट में छोड़ देता था मैं दादर से उसको। आवाज कम से कम 2 घंटा लगा। अभी लग रहा है अभी तो 1.5 घंटा हो गया, अभी लग रहा है थाना जाने के लिए और 2-2.5 घंटा लगेगा। मिनिमम 5 मिनट लगता है, मगर अभी आधा घंटा लग जाएगा, पूरा पैक है। बुधवार को जमकर हुई बारिश के बाद भी फिलहाल राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है और इसके लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियातन स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया है। मुंबई पुलिस ने भी अपील की है कि बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। मुंबई से एजाज खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, इन तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है। अब लाइव भी तस्वीरें देख लेते हैं। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। क्या हाल है अभी, क्या स्थिति है धर्मेंद्र? सबसे पहले तो ये बताइए, क्या बारिश अभी थमी है या लगातार हो रही है? क्या कहना है मौसम विभाग का? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही मौसम विभाग से अपडेट मिली है, जिसके अनुसार आज सुबह 8:30 बजे से ही मुंबई में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है, जबकि कल तक ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया था। लगभग बुधवार सुबह से ही अच्छी खासी बारिश मुंबई में हो रही है, पूरे रात हुई और उसके बाद आज जिस तरीके से रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से घोषित कर दिया गया, उसे मद्देनजर रखते हुए मुंबई के कई ऐसे स्कूल्स है, कॉलेज है, जिन्हें आज बंद कर दिया गया है। अभी बस कुछ 15 से 20 मिनट ही हुए हैं। बारिश जो लगातार हो रही थी वो रुकी हुई है, लेकिन इस बार की जो बारिश है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत मुंबई करों के लिए साबित हुई है। कई विमानों के फ्लाइट के जो समय है उसे बदला गया है। साथ ही साथ सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे और हार्बर रेलवे की जो लोकल ट्रेनें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देरी से चल रही हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज मुंबई महाराष्ट्र के पुणे में दौरा करने वाले थे, उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। ये सारी चीजें देखते हुए मौसम विभाग और बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से चीजें हुई है, लेकिन इस बार की जो बारिश है वो कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित करती है। गणेश उत्सव के खत्म होते ही बारिश अपने साथ बप्पा लेकर चले जाते हैं और बहुत ही रेयर होता है कि नवरात्रि में स्पेशली इन दिनों में अब बारिश हो रही है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, हालांकि मूसलाधार बारिश नहीं है, जैसा कि मुंबई में अचानक ही बड़ी तेज तीव्रता से बारिश आती है और आधे घंटे में पूरे मुंबई शहर को भरकर वो चली जाती है। लगातार 2 दिन से धीमी गति से बारिश चल रही है, लेकिन इतनी उसकी गति है कि कहीं ना कहीं वो सारी जगहों पर पानी भर चुका है, जिसकी वजह से धर्मेंद्र, लोगों के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है? धर्मेंद्र, जो लो लाइंग एरिया है जिसकी हम अक्सर मुंबई में बात करते हैं, घाटकोपर की तरफ जैसे हम आगे जाते हैं, माटुंगा की तरफ जहां ज्यादा पानी भरता है, वहां के लोगों के लिए क्या एहतियात जारी किए गए हैं? लोकल में अभी ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहा गया है कि अभी अगर जरूरी है फिर ही घर से निकले, नहीं तो घर में रहिए? देखिए, रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से ये घोषित किया गया है और रेड अलर्ट का मतलब ही होता है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही आप घर से निकले, और अगर आप घर से निकल भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी खुद की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कुछ ऐसी चीजें साथ में ले चले जिसकी वजह से आप खुद अपना और अपने परिवार को बचा पाए किसी भी तरीके की समस्याओं से। रेड अलर्ट घोषित इस समय मुंबई में हुआ है। जैसा मैंने बताया, कई स्कूल, कॉलेजेस और कई ऑफिसों में ये लगातार कह दिया गया है कि आज आज घर से काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मुंबई में समस्या और प्रॉब्लम्स चालू ही है। बृहन मुंबई नगर पालिका ने पहले ही कई ऐसे पंपिंग सेट लगाने की बातें कई जगहों पर की थी और काफी हद तक ये कामयाब भी रहे हैं, क्योंकि इस बार मुंबई में जो है बहुत ज्यादा अपघात, बहुत ज्यादा समस्याएं उन चीजों में नहीं हुई है जैसा कि हर साल मुंबई बारिश की वजह से हो पाती है। कहीं ना कहीं बृहन मुंबई महानगर पालिका तो तैयार रही है, मुंबई कर भी खुद तैयार होते हैं। स्पेशली ये जो 2 से 3 दिन की बारिश थी, चलिए तैयारी देखिए मुंबईकरों को करनी पड़ेगी और बीएमसी अक्सर जो दावे करती है वो दावे देखते हैं इस बार बारिश में कितने खरे उतरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए आपका।
और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से मोदी का पुणे दौरा रद्द हो गया। इसी बीच एक पगड़ी काफी चर्चा में है। प्रधानमंत्री मोदी को भेंट देने के लिए एक खास संत तुकाराम महाराज पगड़ी तैयार की गई है। पुणे के जिनेवाल ने स्पेशल पगड़ी बनाई है। इस पगड़ी का खास महत्व और संदेश है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी इस पगड़ी के जरिए वारकरी समुदाय और 18 पगड़ीधारी जातियों को साथ में लेने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जगत गुरु संत तुकाराम महाराज का जन्म लोहे गांव में हुआ था, जहां पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मौजूद है। हाल ही में पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे एयरपोर्ट रखा गया है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद, जहां नवरात्र की तैयारी जोर शोर से जारी है। खूबसूरत रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में गरबा प्रेमी पूरे जोश से गरबा नृत्य का रिहर्सल कर रहे हैं। नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक पूरे गुजरात के पंडालों में धूम रहने वाली है, जिसकी झलक अभी से दिखाई दे रही है। चल रही है तैयारियां। रंग बिरंगे आकर्षक दिनों तक चलने वाला मां अम्बे की आराधना का त्योहार पूरे उत्साह और उल्लास से मनाने के लिए गरबा प्रेमी कमर कस चुके हैं। नवरात्र के 9 दिन तक पूरे गुजरात में गरबा और डांडिया का जोर रहने वाला है। लिहाजा अहमदाबाद में भी आकर्षक पारंपरिक परिधानों में लड़के लड़कियां पूरे जोश के साथ गरबा की प्रैक्टिस में जुटे हैं। पूरे 9 दिनों तक लड़के लड़कियां पुरुष महिलाएं गरबा पंडालों में गरबा खेलते हैं। लिहाजा उनके परिधान भी खास होते हैं। ये परिधान खास तौर पर गरबा डांस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है नवरात्रि का। मैंने 4 से 5 अलग अलग आउटफिट्स बनाए एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं 1-2 महीने से ज़्यादा इनफैक्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड हम लोग ज़्यादा प्राचीन गरबा की प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति हमको लंबी करनी चाहिए और जितना भी लोग अभी नए स्टाइल्स और सब वो भी सीखना चाहिए, बट हमारा कल्चर जो है वो मेंटेन करना चाहिए। और बहुत खुश हूँ मैं। ड्रेसेस बनवाए नवरात्रि के लिए और आज पहनना भी शुरू कर दिया आज से। महिलाओं के लिए घाघरा चनिया चोली तो पुरुष के लिए खास गरबा परिधान होते हैं, जिसे केडिया कहा जाता है। केडिया में छोटा घेर घुमेर कुर्ता, धोती और रंग बिरंगी पगड़ी होती है, जिस पर कशीदाकारी का बेहद खूबसूरत काम किया जाता है। अहमदाबाद प्राचीन और अवर्चीन गरबा के लिए मशहूर है। बड़े बड़े पार्टी प्लॉट्स में 9 दिनों तक गरबा का आयोजन किया जाता है और जाने माने फोक सिंगर्स लाइव गरबा गाते हैं और युवा युवतियां पारंपरिक पोशाक पहनकर गरबे की धुन पर थिरकते हैं। गरबा की ये प्रैक्टिस अहमदाबाद में पनघर परफॉर्मिंग आर्ट्स कर रहा है। गुजरात में गरबा का क्रेज इतना है कि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महीनों पहले से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। गुजरात अपना प्राचीन और अर्वाचीन गरबा के लिए बहुत ही प्रचलित है। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी है, जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हाकल किया था कि गुजरात का प्राचीन और गरबा और डांडिया उसका संस्कृति संभाल के रखना है और आने वाली पीढ़ी के लिए उसको जगाना है, उसको जीवित रखना है। तो उसी समय से करीबन 25 साल से हम लोग ये हमारी संस्था ट्रेडिशनल गरबा, प्राचीन और अर्वाचीन गरबा का संस्कृति का पाठ गुजरात के और अहमदाबाद के लोगों को सिखाती रही है और उसका प्रचार करती रही है। गरबा और डांडिया का ट्रेंड तो गुजरात में शुरू से ही रहा है, लेकिन 20 से 25 सालों में इसका प्रचार प्रसार काफी हुआ है। गुजरात की गलियों से निकलकर नवरात्र मनाने का ये रंगारंग अंदाज अब देश भर में फैल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, 3 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्र में इन दिनों 9 दिनों के दौरान दुर्गा मां के 9 स्वरूपों की आराधना की जाएगी। गुजरात में खास तौर पर माता की आराधना के साथ साथ गरबा का भी विशेष महत्व है, जिसके लिए महीनों से ही गरबा प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे ही गरबा क्लास में, जहां लड़के लड़कियां जमकर गरबा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 अक्टूबर से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। लोग माता की आराधना करेंगे, लेकिन गुजरात में माता की आराधना के साथ रास गरबा के कार्यक्रम
भी बड़ी संख्या में अलग अलग पार्टी प्लॉट और क्लब में होंगे। मेरे सहयोगी साजिद जी से कहूंगा, तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिस प्रकार से गरबा को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट दिखाई पड़ रही है, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी नवरात्रि को कुछ दिनों की देर है, लेकिन किस प्रकार से लोग नवरात्रि की तैयारियां कर रहे हैं। खास करके अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात की बात करें तो नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग पार्टी प्लॉट हो, चाहे क्लब हो या फिर सोसाइटीज हो, लोग इसी प्रकार से नवरात्रि के दौरान गरबा कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहते हैं। रात को लगभग 2 से 3 बजे तक जो गरबा होता है वो इसी प्रकार से खेलते हुए दिखाई भी पड़ते हैं। जो गरबा की प्रैक्टिस कर रहे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका और कितना एक्साइटेड, क्योंकि जब भी गरबा खत्म होता है लोग अगले साल इंतजार करते हैं कि कितनी जल्दी नवरात्रि आ जाए। नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का दिगे है और मैं ये ग्रुप से पिछले 7 साल से ज्वाइन हूँ और एक्साइटमेंट तो भयंकर ज्यादा होता है। हम लोग लिटरली हमारा 3 महीने का वर्कशॉप खत्म होने के बाद तुरंत ही हम लोग नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू कर देते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या नया लाएंगे, क्या नए कॉस्ट्यूम्स लेंगे, क्या नया स्टेप्स में वेरिएशंस लाएंगे। तो एक्साइटमेंट स्टूडेंट्स में भी बहुत होती है और हमें भी बहुत होती है। लोग थकते नहीं, क्योंकि इतने सारे लगभग यहाँ पे 60-70 लोग हम देख पा रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग नवरात्रि के पहले से ही प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। नवरात्रि तक पहुंचते पहुंचते थकान नहीं लगती, क्योंकि आम दिनों में तो लोग बोलते हैं यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन सब भूल जाते हैं। हम लोग गुजराती है यार, गुजरात में तो ऑलवेज क्रेज तो रहेगा ही। तो हम अभी से तो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है कि गरबा क्लास चालू करना है, गरबा सीखना है। तो 3 महीने से पहले हम लोग गरबा क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं और लोग बहुत क्रेज है लोगों को कि हम लोग को गरबा सीखना है करके। आप देख पा रहे हैं मेरे आसपास में जो युवक और युवतियां हैं वो किस प्रकार से गरबा की प्रैक्टिस कर रही हैं। ये गरबा की प्रैक्टिस के जो कार्यक्रम जो अलग अलग जगहों पे प्रैक्टिस होती हैं वो दृश्य हैं। नवरात्रि के जो दृश्य होंगे वो 3 तारीख से दिखाई पड़ेंगे। हमारे साथ गरबा सिखाने वाले शिक्षक भी मौजूद हैं। कितना एक्साइटमेंट लोगों में रहता है और कितने दिन पहले से लोग इस प्रकार से नवरात्रि को लेकर प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। नवरात्रि के 3 महीने पहले यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू हो जाती है और कई गरबा क्लास तो 4 महीने पहले भी शुरू कर देते हैं लोग, और बहुत लोग यहाँ पे एक्साइटेड होते हैं। हर गरबा क्लास में हमारे टोटल जितने ब्रांचेस में ओवर देन 1000 स्टूडेंट यहाँ पे गरबा सीख रहे हैं। लोग पासेस का भी व्यवस्था करते हैं, अगले दिन से ही चिंता रहती है कि कल कहाँ जाएंगे। किस प्रकार से लोग ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं? अहमदाबाद में काफी वेन्यू है जहाँ पे नवरात्रि ऑर्गेनाइज हो रही है अभी, तो काफी ऑप्शन मिल जाते हैं, पर हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है यहाँ पे, तो पासिस के हिसाब से बहुत दिक्कत हमें आती है क्योंकि 300 प्लस हर रोज करने हैं हमें। तो हम लोग जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो हमारे ग्रुप का कांटेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से हम उनके साथ कोलैब करके पास परचेज करते हैं। बात कर लेते हैं झीलों के शहर उदयपुर की इन दिनों बॉलीवुड की शूटिंग चल रही है। वरुण धवन और जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की शूटिंग उदयपुर के खूबसूरत पर्यटन स्थलों पर हो रही है। शूटिंग के कई वीडियोज और फोटोज भी सामने आए हैं जिसमें वरुण धवन स्कूटी पर जानवी कपूर को बैठाकर गलियों में घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। उदयपुर के वर्ल्ड सिटी में फिल्म की शूटिंग की जा रही है, जिसे देखने के लिए फैंस की भीड़ यहां पर इकट्ठी हो गई है। इस फिल्म में राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। अंबराई घाट को पूरी तरह राजस्थानी थीम पर सजाया गया है। दरअसल इसमें राजस्थानी मेला दिखाया जाएगा। इसी मेले में कठपुतलियां, मोजड़ी, राजस्थानी ड्रेस, छाते, जरी, जरदोनी ड्रेस आदि भी देखने को मिलेंगे। और चलिए अब बात उस ट्रेन की करेंगे जिसके ठाट बाट के चर्चे भारत ही नहीं दुनिया में होते हैं। ये ट्रेन नहीं बल्कि पटरियों पर दौड़ता हुआ महल है। बात हो रही है पैलेस ऑफ व्हील्स की, जो दिल्ली से जैसलमेर के लिए रवाना हो चुकी है। पिछले 3 महीनों में इसके मैकेनिकल और डिजाइन संबंधी काम करके ट्रेन के लुक और फील को ज्यादा बेहतर बनाया गया है। देश की आन बान और शान वाली शाही सवारी जब देश की राजधानी दिल्ली से धोरों की धरती जैसलमेर के लिए रवाना हुई तो समा कुछ ऐसा बना।
भारतीय पारंपरिक संगीत की धुन के साथ शाही अंदाज वाली सवारी पैलेस ऑन व्हील्स पर यात्रियों का स्वागत किया गया। विशेष बैंड की धुन के साथ ट्रेन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद दिल्ली से जैसलमेर के लिए दुनिया की दूसरी सबसे लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स रवाना हो गई। जैसा नाम वैसे ही दर्शन, ठीक ऐसी ही है ये खास ट्रेन। मानो रेल की पटरियों पर दौड़ता हुआ एक आलीशान महल हो, जिसमें सब कुछ राजशाही अंदाज में मौजूद है। ट्रेन के हर कोच के अंदर की तस्वीर इस खास ट्रेन की भव्यता की कहानी खुद बयां कर रही है। ट्रेन के दरो दीवार पर शानदार नक्काशी, फ्लोर पर कीमती कारपेट और विशेष यूनिफॉर्म में ट्रेन का पूरा स्टाफ आपको किसी 5 या 7 स्टार होटल की झलक पेश करता है। अब जरा इस बेडरूम पर नजर डालिए। किसी राजा महाराजा के आरामगाह से लगने वाला ये कमरा इस ट्रेन के कई बेडरूम में से एक है। पैलेस ऑन व्हील्स में लगभग 22 कोच होते हैं। इनमें से 14 कोच लग्जरी रूम की तरह तैयार किए गए हैं। 2 कोच में शानदार रेस्टोरेंट बनाया गया है, जिनमें भारतीय, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल फूड मिलता है। रेस्टोरेंट की सजावट और बनावट दोनों पर खास तौर से ध्यान दिया गया है। यहाँ आपको भारतीय सभ्यता के साथ ही राजस्थानी कल्चर और रजवाड़ों की प्राचीन परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। तो ये राजस्थान का गौरव है और विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है। जहाँ तक टूरिज्म की दृष्टि से हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो ये जो ट्रेन है राजस्थान के लिए एक लैंडमार्क है और लोग बहुत दूर से, विभिन्न देशों से इस विशेष रूप से इस ट्रेन पर यात्रा करने के लिए आते हैं। हॉस्पिटैलिटी, स्वागत और सम्मान, ये राजस्थान की 3 चीजें मशहूर है। राजस्थान में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको अतिथि देवो भव की संकल्पना के आधार पर उसका पूरा मान सम्मान किया जाता है। ये ट्रेन भी इसी चीज को लेकर डिजाइन की हुई है। स्पेशल फीचर्स तो राजस्थान स्टेट के जितने भी राजघराने थे उनकी अपनी अपनी थीम थी, तो उस थीम के बेस पर हमने हर रूम को तैयार किया है। जैसे कि जयपुर राजघराना, उनकी थीम पर रूम तैयार है। इस तरह से धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, बूंदी, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। इस ट्रेन की सबसे खास बात है कि इसके स्पेशल लग्जरी स्वीट, जिनका किराया 5 से 6 लाख रुपए तक होता है। इसके अलावा ट्रेन में स्पा और हेल्थ क्लब की सुविधा भी दी जा रही है। पैलेस ऑन व्हील्स लगभग 45 साल से देश का मान, सम्मान और गौरव बनी हुई है। भारतीय धरोहरों से देश विदेश के सैलानियों को अवगत करा रही है। राजस्थान की लोक संस्कृति से रूबरू करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब वो खबर आपको बताते हैं जिसने ना जाने कितनों की यादें जुड़ी हैं। कोलकाता की ऐतिहासिक ट्राम अब इतिहास बनने जा रही है। बंगाल सरकार ने ट्राम सर्विस के 151 साल के सफर पर ब्रेक लगाने का फैसला लिया है। एक वक्त था जब ट्राम सर्विस को सिटी ऑफ जॉय यानी कि कोलकाता की लाइफ लाइन कहा जाता था, मगर वक्त के साथ ये सफर पुराना होता गया और भागती दौड़ती जिंदगी में ये ट्राम स्लो पड़ती गई। अब ये सेवा हमेशा के लिए बंद होने जा रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से एक ट्राम टूरिस्ट के लिए ये चलती रहेगी। आज के दौर में जब लोग सड़कों पर रफ्तार पसंद करने लगे हैं, कोलकाता की सड़कों पर करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्राम सेवा का वजूद अब बीते जमाने की कहानी होने जा रहा है। लगभग 151 साल से लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली ट्राम की चमक अब फीकी पड़ गई है और पश्चिम बंगाल सरकार इस सर्विस को बंद करने की तैयारी कर रही है। कोलकाता की हिस्टोरिकल ट्रांसपोर्ट ट्रामवेज, यही ट्राम बंद हो सकता है, ऐसी खबर मिल रहा है सूत्र के हवाले, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से कही जा रही है और साथ में बहुत सारी जो दावा है कि इस वक्त शहर कोलकाता में जितने भी ट्राम लाइन्स है उसके लिए जो जितने भी गाड़ी चलती है वो गाड़ी चलने में दिक्कत हो रही है। जैसे लोकल ट्रेन को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, एक वक्त था जब ट्राम सेवा को कोलकाता की लाइफलाइन कहा जाता था। वक्त बीता और इस तेज रफ्तार जिंदगी के दरमियान सड़कों पर धीमी गति से दौड़ने वाली ट्राम की रफ्तार भी थमती चली गई। 1960 के दशक में कोलकाता में ट्राम की 37 लाइनें थीं, लेकिन वर्तमान में ट्राम कोलकाता में सिर्फ 2 रूट्स पर ही चलती है। हालांकि फैसले के मुताबिक एक रूट पर ट्राम सेवा रहेगी, जो कि पर्यटन और मनोरंजन के लिहाज से चलाई जाएगी। ब्रिटिश राज में कोलकाता में पहली ट्राम सेवा 24 फरवरी 1873 को शुरू हुई थी। तब सियालदह और अर्मेनियाई घाट के बीच चलाई जाती थी।
इसके बाद 1880 में ट्राम को कोलकाता शहर में आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था। फिर साल 1902 से कोलकाता में इलेक्ट्रिक ट्राम कार चलाई जाने लगी। कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी के तहत 1969 में सबसे ज्यादा करीब 71 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर ट्राम चलती थी। पहली ट्राम सर्विस हावड़ा सेक्शन पर 1970-71 में बंद हुई। इसके बाद धीरे धीरे ट्राम सेवाएं बंद होने लगी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ लोगों में तो नाराजगी है ही, साथ ही पर्यावरण के लिए काम करने वाले कई एनजीओ भी इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों की कहना है ये इको फ्रेंडली है और इको फ्रेंडली के साथ साथ हिस्ट्री इसके साथ जुड़ा हुआ है, कल्चर इसके साथ जुड़ा हुआ है और शहर कोलकाता की कल्चर के साथ जैसे मेट्रो ट्रेन भी जाती है, पताल रेल, उसके साथ साथ शहर कोलकाता की ये ट्रामवेज भी सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन की एक हिस्ट्री और रिच कल्चर भी है। कैमरा पर्सन अर्घो घोष के साथ अनिर्बान सिन्हा रॉय, कोलकाता। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। बिल गेट्स ने कहा है कि इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान करते हैं। उम्मीद करते हैं लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां जरूर मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छूट जाते हैं। मुलाकात होगी आप सभी के साथ कल। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए GNT। नमस्कार।